ईरान, इजराइल, अमेरिका संघर्ष, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और 2026 के युद्ध का विस्तार। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव आज विश्व राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक संकटों में से एक बन चुका है। यह संघर्ष मुख्य रूप से ईरान के परमाणु कार्यक्रम, मध्य पूर्व की शक्ति राजनीति और इजराइल की सुरक्षा चिंताओं से जुड़ा है। 2026 में यह तनाव खुले सैन्य टकराव में बदल गया, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमले किए। संघर्ष की ऐतिहासिक रूपरेखा। समय रेखा। हिस्टोरिकल टाइमलाइन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट 1901 से 2026। 1901 ईरान में तेल खोज और उत्पादन के लिए डीआर की कंसेशन दिया गया, जिससे विदेशी कंपनियों का प्रभाव बढ़ा। 1953 ईरान में प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक को हटाने के लिए तख्तापलट हुआ, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन की भूमिका बताई जाती है। 1953 से 1979 मोहम्मद रेजा पहलवी का शासन, जिसमें पश्चिमी देशों के साथ घनिष्ठ संबंध है। 1979 ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद रूहोल्लाह खोमेनी के नेतृत्व में इस्लामी गणराज्य की स्थापना हुई। 1979 से 1981 ईरान होस्टेज क्राइसिस के कारण ईरान और अमेरिका के संबंध अत्यंत तनावपूर्ण हो गए। 2000 के बाद ईरान और इजराइल के बीच विरोध और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा तेज हुई। 2015 ईरान और विश्व शक्तियों के बीच ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन परमाणु समझौता हुआ। 2018 ट्रंप की सरकार ने अमेरिका को इस समझौते से बाहर कर लिया और ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगाए। 2023-24 ईरान और इजराइल के बीच प्रॉक्सी संघर्ष तेज हुआ, जिसमें हिजबुल्लाह, हमास और हूतीज जैसे समूहों की भूमिका देखी गई। 2025 इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान के कुछ परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद लगभग 12 दिनों तक सैन्य संघर्ष चला, जिसके बाद युद्ध विराम सीज फायर हुआ। 2026 अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के ठिकानों 25 12 दिनों तक सैन्य संघर्ष चला। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई के बाद क्षेत्रीय संघर्ष का नया चरण शुरू हुआ। पृष्ठभूमि बैकग्राउंड। डीआर की कंसेशन और उसके बाद की घटनाएं। 1901 में ईरान के शासक मुजफ्फर अद-दिन शाह कजर और ब्रिटेन के उद्यमी विलियम नोक्स डीआर के बीच डीआर की कंसेशन नामक एक महत्वपूर्ण तेल समझौता हुआ था। कब की बात है? 1901 समझौते के तहत डीआरकी को 60 वर्षों तक तेल खोजने, निकालने और बेचने का अधिकार दिया गया। यह अधिकार ईरान के लगभग 75% क्षेत्र में लागू था। इसके बदले ईरान को 20,000 पाउंड नकद, 20,000 पाउंड के शेयर तथा तेल के मुनाफे का 16% हिस्सा देने का वादा किया गया। 1908 में ईरान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र मस्जिद सुलेमान में तेल की खोज हुई। यह खोज केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसी के बाद ईरान विश्व की तेल राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इसके बाद 1909 में एंग्लो पर्सियन ऑयल कंपनी अपोक की स्थापना की गई। 1914 में जब ब्रिटेन की नौसेना कोयले से तेल पर स्थानांतरित की जा रही थी, तब विंस्टन चर्चिल के सुझाव पर ब्रिटिश सरकार ने एंग्लो पर्सियन ऑयल कंपनी में लगभग 51% हिस्सेदारी खरीद ली। इससे ब्रिटेन को ईरान के तेल संसाधनों पर महत्वपूर्ण नियंत्रण मिल गया। 1951 से पहले तक इस कंपनी, जिसका नाम बाद में एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी हो गया था, ने ब्रिटिश सरकार को लगभग $600 मिलियन
डॉलर का मुनाफा और लगभग $700 मिलियन का कॉर्पोरेट टैक्स दिया, जबकि इसकी इसी अवधि में ईरानी सरकार को रॉयल्टी के रूप में कुल लगभग $310 मिलियन ही प्राप्त हुए। इस आर्थिक असमानता के कारण ईरान के लोगों और नेताओं में इस समझौते के प्रति असंतोष बढ़ता गया। 1951 में ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक ने देश के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इससे ब्रिटेन और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया। 1953 में अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA और ब्रिटेन की सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस ने ऑपरेशन एजेक्स नामक गुप्त अभियान के माध्यम से 1953 ईरानियन कूप डेटैट को अंजाम दिया। इसके तहत प्रधानमंत्री मोसाडेक की सरकार को हटाकर शाह मोहम्मद रेजा पहलवी को पुनः पूर्ण सत्ता में स्थापित कर दिया गया। 1953 से 1979 का दौर। 1953 में सत्ता में आने के बाद शाह ने राजनीतिक शक्ति अपने हाथ में केंद्रित कर ली। उन्होंने विपक्षी दलों और अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके लिए उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी (SAVAK) नामक गुप्त पुलिस संगठन बनाया, जिसका कार्य सरकार विरोधी गतिविधियों को दबाना और राजनीतिक विरोधियों की निगरानी करना था। 1963 में ईरान को आधुनिक बनाने के प्रयास में शाह ने व्हाइट रेवोल्यूशन नामक सुधार कार्यक्रम शुरू किया। इसके अंतर्गत भूमि सुधार, महिलाओं को मतदान का अधिकार, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार के लिए लिटरेसी कॉर्प्स तथा स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू किए गए। इस अवधि में तेल से होने वाली आय में लगातार वृद्धि हो रही थी और पश्चिमी देशों से निवेश बढ़ रहा था। इसके परिणामस्वरूप उद्योगों, कल कारखानों तथा बुनियादी ढांचे जैसे सड़कों, रेलवे और बंदरगाहों का तेजी से विकास हुआ। 1973 में वैश्विक स्तर पर आए तेल संकट (ऑयल क्राइसिस) के बाद तेल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई। इससे ईरान की तेल आय में तेजी से वृद्धि हुई और शाह ने बड़े पैमाने पर औद्योगिक तथा सैन्य विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। परंतु इसी समय तेज आर्थिक परिवर्तन के कारण महंगाई, शहरी भीड़ और आर्थिक असमानता जैसी समस्याएं भी बढ़ने लगी। हालांकि इस विकास के बावजूद कई समस्याएं बनी रही। राजनीतिक स्वतंत्रता की कमी, धार्मिक नेताओं का विरोध तथा बढ़ती आर्थिक असमानता के कारण जनता में असंतोष बढ़ता गया। विशेष रूप से धार्मिक नेता रुहुल्लाह खमेनी शाह की नीतियों और पश्चिमी प्रभाव का विरोध कर रहे थे। 1960 के दशक में उनके विरोध के कारण उन्हें देश से निर्वासित कर दिया गया, किंतु उनके विचार और संदेश लगातार ईरान में फैलते रहे और धीरे-धीरे वे शाह विरोधी आंदोलन के प्रमुख प्रतीक बन गए। इन परिस्थितियों के कारण 1970 के दशक में शाह के खिलाफ आंदोलन तेज होने लगे। 1978 से 1979 में पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। जनवरी 1979 में शाह ईरान छोड़कर चले गए। इसके बाद फरवरी 1979 में हुई ईरानियन रेवोल्यूशन के परिणामस्वरूप शाह का शासन समाप्त हो गया और रुहुल्लाह खमेनी के नेतृत्व में ईरान में इस्लामी गणराज्य इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना हुई। 1979 से 81 ईरान होस्टेज क्राइसिस। ईरानी क्रांति के बाद भी ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बना रहा। जब पूर्व शाह मोहम्मद रेजा पहलवी इलाज के लिए अमेरिका गए तो ईरान में यह आशंका फैल गई कि अमेरिका फिर से देश की राजनीति में हस्तक्षेप कर सकता है। इसी पृष्ठभूमि में 4 नवंबर 1979 को ईरान के क्रांतिकारी छात्रों ने तेहरान स्थित एम्बेसी ऑफ द अमेरिका पर कब्जा कर लिया और 52 अमेरिकी राजनयिकों को बंधक बना लिया। यह घटना इतिहास में ईरान होस्टेज क्राइसिस के नाम से जानी जाती है। यह संकट कुल 444 दिनों तक चला और अंततः जनवरी 1981 में बंधकों को रिहा किया गया। इस घटना के बाद ईरान और अमेरिका के कूटनीतिक संबंध समाप्त हो गए और दोनों देशों के बीच लंबे समय तक तनाव बना रहा। 1989 के बाद का दौर। 1989 में रुहुल्लाह खमेनी की मृत्यु के बाद अली खमेनी ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने।
उनके नेतृत्व में ईरान की राजनीतिक व्यवस्था में सुप्रीम लीडर की भूमिका और अधिक मजबूत हो गई। इस अवधि में ईरान ने अपनी विदेश नीति में विशेष रूप से पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका के प्रति आलोचनात्मक और विरोधी रुख बनाए रखा। 1990 के दशक और 2000 के दशक में ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद बढ़ा और कई देशों द्वारा ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। 2015 में ईरान और विश्व की प्रमुख शक्तियों के बीच एक महत्वपूर्ण परमाणु समझौता हुआ, जिसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा जाता है। इस समझौते का उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करना और इसके बदले आर्थिक प्रतिबंधों को कम करना था। हालांकि 2018 में अमेरिका इस समझौते से अलग हो गया, जिसके बाद ईरान और अमेरिका के बीच तनाव फिर से बढ़ गया। इसी दौरान मध्य पूर्व में ईरान और इजराइल के बीच भी राजनीतिक और सामरिक प्रतिस्पर्धा तेज होती गई। इस प्रकार 1979 की ईरानी क्रांति के बाद शुरू हुआ पश्चिमी देशों के साथ तनाव आज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। ईरान और इजराइल के संबंध 1948 में जब इजराइल की स्थापना हुई, तब ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था। उस समय ईरान और इजराइल के संबंध अपेक्षाकृत सहयोगपूर्ण थे। दोनों देशों के बीच आर्थिक तथा सुरक्षा संबंध मौजूद थे और ईरान इजराइल को तेल की आपूर्ति भी करता था। किंतु 1979 की ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद ईरान की विदेश नीति में बड़ा परिवर्तन आया। रुहुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में स्थापित नई इस्लामी सरकार ने इजराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया और उसका विरोध करना शुरू कर दिया। इसके बाद से ईरान और इजराइल के बीच संबंध लगातार तनावपूर्ण बने रहे। ईरान ने मध्य पूर्व में इजराइल के विरोधी कुछ संगठनों को समर्थन दिया, जबकि इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपनी सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में देखता रहा। इसी कारण दोनों देशों के बीच राजनीतिक और सामरिक प्रतिस्पर्धा आज भी मध्य पूर्व की राजनीति का एक महत्वपूर्ण विषय बनी हुई है। अमेरिका इजराइल गठबंधन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मध्य पूर्व की राजनीति में अमेरिका और इजराइल के बीच घनिष्ठ राजनीतिक संबंध विकसित हुए, रणनीतिक संबंध विकसित हुए। समय के साथ यह संबंध राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक सहयोग के रूप में मजबूत होता गया। अमेरिका इजराइल को मध्य पूर्व में अपना प्रमुख सहयोगी मानता है और उसे सैन्य सहायता तथा कूटनीतिक समर्थन प्रदान करता रहा है। 1979 की ईरानी क्रांति के बाद जब ईरान और अमेरिका के संबंध तनावपूर्ण हो गए, तब अमेरिका और इजराइल के बीच सहयोग और अधिक बढ़ गया। दोनों देशों की सरकारें ईरान की क्षेत्रीय नीतियों और उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंतित रही हैं। इसी कारण मध्य पूर्व की राजनीति में कई बार ऐसा देखा गया है कि ईरान के विरोध के मुद्दे पर अमेरिका और इजराइल की नीतियां एक दूसरे के साथ समन्वित दिखाई देती हैं। 2023-24 इजराइल और ईरान के बीच प्रॉक्सी संघर्ष 2023 और 24 के दौरान मध्य पूर्व में ईरान और इजराइल के बीच तनाव एक नए रूप में सामने आया, जिसे प्रायः प्रॉक्सी संघर्ष कहा जाता है। प्रॉक्सी संघर्ष का अर्थ है कि दो देश सीधे युद्ध न करके अपने अपने समर्थित संगठनों या समूहों के माध्यम से संघर्ष करते हैं। इस अवधि में ईरान पर यह आरोप लगाया गया कि वह मध्य पूर्व के कुछ संगठनों को समर्थन देता है, जिसमें प्रमुख रूप से हिजबुल्लाह लेबनान, हमास फिलिस्तीन और हुतीस यमन शामिल हैं। इन संगठनों और इजराइल के बीच समय समय पर सैन्य झड़पें और हमले होते रहे, जिससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया। विशेष रूप से 2023 में हमास और इजराइल के बीच हुए बड़े संघर्ष के बाद पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ गई। इस स्थिति में इजराइल ने यह आशंका व्यक्त की कि इन संगठनों को ईरान में ईरान से राजनीतिक और सैन्य समर्थन प्राप्त है। इस प्रकार 2023-24 के दौरान ईरान और इजराइल के बीच प्रत्यक्ष युद्ध भले ही नहीं हुआ, लेकिन विभिन्न संगठनों के माध्यम से चल रहे इस प्रॉक्सी संघर्ष ने मध्य पूर्व की राजनीति को और अधिक जटिल बना दिया। 2025 ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमले और 12 दिन का संघर्ष 2025 में मध्य पूर्व की स्थिति
और अधिक गंभीर हो गई जब इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के कुछ महत्वपूर्ण परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। इन हमलों का उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कमजोर करना बताया गया। रिपोर्टों के अनुसार ईरान के प्रमुख परमाणु केंद्र जैसे नतांज, फोर्डो और इस्फहान को निशाना बनाया गया। इन हमलों के बाद ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा आक्रमण बताया और जवाब में इजराइल की ओर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस प्रकार ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष प्रत्यक्ष सैन्य टकराव में बदल गया। यह सैन्य टकराव लगभग 12 दिनों तक चला, जिसके दौरान दोनों पक्षों के बीच कई मिसाइल और ड्रोन हमले हुए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बढ़ती चिंता और कूटनीतिक प्रयासों के बाद अंततः दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम की घोषणा की गई। युद्ध से पहले की कूटनीति और तनाव की पृष्ठभूमि। युद्ध विराम के बाद ओमान की मध्यस्थता में ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत शुरू हुई। अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल क्षमता पर कठोर प्रतिबंध चाहता था। दूसरी ओर ईरान अमेरिकी मांगों के विपरीत केवल परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा तक सीमित रहने और मिसाइल मुद्दे को इसमें शामिल न करने पर जोर दे रहा था। इस दौरान अमेरिका एक और कूटनीतिक वार्ता जारी रखे हुए था, वहीं दूसरी ओर सैन्य दबाव की नीति भी अपनाए हुए था। हालांकि कई दौर की बातचीत के बावजूद कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आ सका। इसी बीच बढ़ते तनाव के वातावरण में इजराइल और अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी, जिससे संघर्ष का नया चरण प्रारंभ हो गया। युद्ध की शुरुआत। अमेरिका और इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान सहित कई क्षेत्रों पर एक साथ सैन्य हमले किए। तेहरान में खुफिया मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा संगठन और सैन्य परिसरों को निशाना बनाया गया। हमलों में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से जुड़े प्रमुख केंद्र इस्फहान को भी लक्ष्य बनाया गया। इन हमलों के दौरान दक्षिणी शहर मिनाब में स्थित एक लड़कियों के विद्यालय पर भी हमला हुआ, जिसमें 150 से अधिक छात्राओं और कर्मचारियों की मृत्यु हो गई। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गहरी चिंता पैदा की। हमलों में ईरान ने ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों के मारे जाने की खबर सामने आई। इसके बाद ईरान ने इजराइल और मध्य पूर्व में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए। मुख्य सैन्य घटनाएं। ईरान ने अपने जवाबी हमलों में इजराइल के साथ-साथ क्षेत्र में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। संघर्ष के कारण पूरे मध्य पूर्व में तनाव तेजी से बढ़ गया। संयुक्त राज्य की सैन्य कमान अमेरिका सेंट्रल कमांड के अनुसार 28 फरवरी के बाद से अमेरिका ने ईरान के भीतर 3000 से अधिक सैन्य ठिकानों पर हमला किया और कई युद्धपोतों को नष्ट कर दिया। इन हमलों में ईरान के में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1300 से अधिक हो गई। इजराइल ने इस दौरान लेबनान में सक्रिय संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी हमले किए। इसके कारण सीमावर्ती इलाकों से हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। जवाब में हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर रॉकेट और मिसाइल हमले शुरू कर दिए। संघर्ष के दौरान समुद्री क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण घटना सामने आई। 4 मार्च को अमेरिकी नौसेना की एक पनडुब्बी ने हिंद महासागर में ईरान के युद्धपोत IRIS देना पर हमला किया, जिससे वह डूब गया। इस घटना में कई ईरानी नाविकों की मृत्यु होने की खबरें आई। यह जहाज भारत में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास से लौट रहा था। क्षेत्रीय प्रतिक्रिया और तनाव। ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में स्थित उन देशों के खिलाफ भी चेतावनी दी जो अमेरिकी सैन्य ठिकानों की मेजबानी करते हैं। इसके बाद ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमलों की कई लहरें शुरू की। इन हमलों का खतरा जिन देशों तक फैला उनमें बहराइन, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स शामिल बताए गए। इसी दौरान ईरान ने रणनीतिक समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर चेतावनी दी। यह मार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुनिया के लगभग 20% तेल का परिवहन इसी रास्ते से होता है। वैश्विक प्रतिक्रिया। संघर्ष के बढ़ने के साथ कई अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां भी सक्रिय हो गईं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति मोसाद
पेजेशकियन से बातचीत की और हमलों में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। यूरोप में भी इस संघर्ष को लेकर चिंता बढ़ी। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और स्पेन जैसे देशों ने अपने सहयोगियों के हितों की रक्षा के लिए सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई। अमेरिका के भीतर भी इस युद्ध को लेकर राजनीतिक बहस हुई। क्या करो, तो मना कर दिया। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और स्पेन जैसे देशों ने अपने सहयोगियों के हितों की रक्षा के लिए सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई। जबकि कौन होता है? स्पेन मना किया था, लेकिन फिर अभी सूचना आया था तो मैंने उसको ऐड किया है। तो स्पेन तो मना कर दिया था अपना देश देने के लिए, हाँ, और फिर एक सूचना मिला कि अभी थोड़ी सी सहमति बनी है, लेकिन पूरा कंफर्मेशन है नहीं। ये इनके सहयोगी कौन है? ब्रिटेन का ब्रिटेन तो अपना देश दे दिया है युद्ध करने के लिए। हाँ हाँ, फ्रांस भी लिटरली मतलब ऐसा तो बोला नहीं है, लेकिन अगर कुछ सहयोग बने तो अपने उसमें ये अरब इंडिया तो उसने अपने सहयोग भेजा है कि अगर चाहिए तो हम इस तरीके से कर सकते। अमेरिका को डायरेक्टली उसके साथ जो जुड़े हुए उनके डिफेंस सिस्टम देना ये करना। अमेरिका को नहीं। अमेरिका को नहीं, अमेरिका की नेसेसरी मना कर रहा है, नहीं मुझे बस आपकी बेस चाहिए। तो किसको देंगे फिर बाहर? इजराइल को? टर्की को देंगे, और फिर अगर कतर को चाहिए, इसको चाहिए, तो फिर अपना ये सिस्टम दे सकते हैं। तो ईरान तो मना कर दिया ना इसके ऊपर तो हमला नहीं करूंगा। लेकिन कल फिर से उसने सौदा लगाई है। क्या था उसने नहीं करवाया, लेकिन फिर उससे क्या है, दूतावास से हमला किया है, कुछ लोगों का ऐसे हुआ है। अभी भी कर ही रहा है क्या? हाँ, कल किया है। हालांकि राष्ट्रपति ने माफी मांगा था, जितने देश थे उनसे माफी मांगा था, लेकिन इसके बाद फिर हमला चालू हुआ। हाँ, तो हो सकता है उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं हो। राष्ट्रपति एक मत का हो, दूसरे दूसरे मत के हो। हालांकि इसको भी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। नहीं, इसमें एक्चुअल में बात है कि 32 यूनिट्स है, वह कोई इंडिपेंडेंट यूनिट्स है ईरान का मैंने, वह कोई एक दूसरा ना रिपोर्ट कौन करे जी। हाँ, अपने सिस्टम है कि प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंगली सब चीजें फ्लोट हुआ है। वह 32 जो है वो कोई ना रिपोर्ट कौन करे, इंडिपेंडेंट यूनिट्स है। पहले खेमनेई ने रिपोर्ट करता था, ऊपर कोई बच्चे को नहीं भी तरीके से, तो वह आपके मन के हिसाब से काम करे। तो कोई कमिटमेंट कोई कुछ कर भी दे है तो भी सब ज्यादा फर्क कोई पड़े। हाँ, तो मुझे तो खराब की बात है। हालांकि कल सुप्रीम लीडर का भी चुनाव हो गया है। आधिकारिक घोषणा कर दी है। कौन? जो जो गवर्नमेंट को मतलब की भी है, समाचार न्यूज एजेंसी है, वो खेमनेई के लड़कों है बिना बिल्कुल कर दियो, लीडर घोषित कर दियो। आज तो खबर थी मुंह हो रहा बाकी तरफ करे को नीचा को नहीं अखबार को। घोषणा कर दी। कर दीजिए भाई, कब तक? हाँ, सोमवार का था, ये आज आज है? आज अगली करी। हाँ, आज भी काल निकली तो अखबार में आज। हाँ, सोमवार पर इजराइल या कहिए कि भाई करोगे तो बना मार। आज भी दोबारा बदले के दिक्कत दिक्कत भी करो, अब नहीं पा रहा। अमेरिका के भीतर भी इस युद्ध को लेकर राजनीतिक बहस हुई। अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों, सेनेट और प्रतिनिधि सभा ने युद्ध को रोकने के उद्देश्य से लाए गए प्रस्तावों को खारिज कर दिया, जिससे राष्ट्रपति ट्रंप की सैन्य कार्रवाई को राजनीतिक समर्थन मिल गया। मानवीय और आर्थिक प्रभाव। संघर्ष के कारण पूरे क्षेत्र में मानवीय संकट गहरा गया। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार बढ़ती हिंसा के कारण पूरे मध्य पूर्व में लगभग 33 लाख लोग अपने घरों से विस्थापित हो चुके हैं। 3,30,000 युद्ध के
कारण मध्य पूर्व में हवाई सेना सेवाएं कई दिनों तक बाधित रहीं और वैश्विक ऊर्जा बाजार में भी अस्थिरता देखी गई। तेल की आपूर्ति को लेकर चिंताओं के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतों में तेजी आई। ईरान ने 1 मार्च को 40 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। एक सप्ताह से अधिक समय बीतने के बाद भी दोनों पक्षों के बीच संघर्ष जारी रहा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार युद्ध विराम और कूटनीतिक समाधान की अपील कर रहा है। पर्यावरणीय प्रभाव। लगातार सैन्य हमलों और विस्फोटों के कारण पर्यावरण पर भी संभावित प्रभाव को लेकर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। यदि समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सैन्य गतिविधि बढ़ती है या तेल टैंकरों को नुकसान पहुंचता है तो समुद्री प्रदूषण का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा विस्फोटों और आग से उत्पन्न धुएं तथा प्रदूषकों का स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र और वन्य जीवों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि इन प्रभावों का विस्तृत आकलन अभी सामने आना बाकी है। संभावित परिणाम। अंतर्राष्ट्रीय कानून और युद्ध अपराध। लगातार हवाई हमलों और नागरिक क्षेत्रों में हुए नुकसान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के पालन पर चर्चा तेज हो गई है। कई मानवाधिकार संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने यह प्रश्न उठाया है कि क्या संघर्ष में शामिल पक्ष नागरिकों और नागरिक अवसंरचना की सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन कर रहे हैं। इन घटनाओं की स्वतंत्र जांच की मांग भी सामने आई है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यदि नागरिक क्षेत्रों पर हमले सिद्ध होते हैं तो इसे अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के संभावित उल्लंघन के रूप में भी देखा जा सकता है। साइबर और डिजिटल अवसंरचना पर खतरा। विश्लेषकों के अनुसार आधुनिक युद्धों में पारंपरिक सैन्य हमलों के साथ-साथ साइबर हमलों का खतरा भी बना रहता है। ऊर्जा नेटवर्क, संचार प्रणालियां और वित्तीय अवसंरचना जैसे महत्वपूर्ण डिजिटल तंत्र संभावित लक्ष्य बन सकते हैं। हालांकि इस संघर्ष से जुड़े साइबर हमलों की स्वतंत्र पुष्टि अभी सीमित है। फिर भी विशेषज्ञ इसे एक संभावित जोखिम के रूप में देखते हैं। निष्कर्ष। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहा यह संघर्ष केवल क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव वैश्विक राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ऐसे में स्थायी शांति के लिए संवाद और सहयोग एवं अंतर्राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं हिंदुस्तान के रोल के बारे में पूछ और बेसिकली इसका कारण क्या है? ये युद्ध होना अनिवार्य था, ये पोस्टपोन हो नहीं सकता। ये तो होना ही था। ये आदमी जो है खोमेनी जो था, इसने 10-20 बरस से फिर पिछले कुछ साल से तो सोगल खा के कह रहा था कि हमारे पास हुकूमत नहीं है, हुकूमत। अब कोई हथियार बना रहा है, वो कह रहा है तैयार हो जाएगा तो आपको ऊपर डालूंगा, तो आप वेट करोगे क्या कि भाई वो तैयार कर रहे? इन्होंने जो हमला किया 25 में, उसकी रिजल्ट ये आई कि भाई ये तो 10-20 दिन में ही वापस करेंगे। किसी ने कहा 2 महीने लगेंगे, किसी ने कहा वो टाइम तो ज्यादा थी नहीं। तो इजराइल का तो समझ में आती है बात। अमेरिका को वो कैसे ले पाए, अमेरिका को साथ नहीं ले पाए तो इजराइल करने से बोले से अमेरिका को वो कैसे ले पाता है? एक तो डेमोक्रेट्स होते तो वो ले नहीं पाता है। ये आदमी, इसमें जो बातें आ रही है वो ये है कि ये शुरू से इजराइल के पक्ष में है। पहले भी कहा जेरूसलम को मानूंगा, मतलब वो सब काम तो कर ही रहा था। ईरान में प्रतिबंध पहले भी लगाई गई थी।
तो अब वो तो रिपोर्टें दे रही कि एक तो जूइश लोग हैं, वो रिपब्लिकन्स को के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो नहीं हो तो दिक्कत आएगी। दूसरी बातें जो कह रहे हैं कि ट्रम्प का जमाई है वो भी जो है, तो इसके इजराइल के साथ, इजराइल इनसे बिल्कुल फ्रैंकली उसने अमेरिका को बहुत जबरदस्त रूप से मैनेज किया, नहीं तो लड़ाई हो सकती। और इजराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल खतरा, इजराइल का तो एग्जिस्टेंस। नहीं, और एक ये पक्ष भी है कि जितनी भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है वो सब मोर और लेस डॉलर पे अपना ट्रेड कर रही थी। एक ईरान था जो युआन में कर रहा था, इससे क्या फर्क पड़ता है? डॉलर की मोनोपोली को लेकर के तो क्या बता सकते हैं? लड़ाई रह करेंगे, नहीं, वो तो वहां लड़ाई तो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। नहीं, वो इजराइल के पॉइंट और इजराइल का पॉइंट एक वही है, और कोई पॉइंट लड़ाई नहीं कर सकता। इजराइल के तो मरने जीने का सवाल, ठीक है ना, और कोई भी प्रश्न इसमें। हिंदुस्तान का एटीट्यूड जो रहा है, अभी इतना ज्यादा गवर्नमेंट पे दबाव है, आपको पार्लियामेंट से बोल देते थे कि प्राइम मिनिस्टर इजराइल जाके आया, टाइमिंग करके दूसरे दिन हमला हो गया। ये जाके आया, उससे दूसरे दिन ही हमला हो गया। तो इंडिया ने पहले बार, ये कह रहे हैं कितनी बात सच है टाइम बताएगा, इन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई हमें इजराइल के एक्शंस में हम कोई खराबी देखते नहीं, क्योंकि ये टेररिज्म के खिलाफ है, अपनी सुरक्षा में। ये ब्लैंकेट उसने कह दिया। अब ये आदमी मर गया, दुनिया भर से कंडोलेंस आ रहे हैं, लोग कंडेम भी कर रहे थे। इंडिया ने कंडेम तो किया ही नहीं, कंडोलेंस भी देने का इंडिया ने हुआ। ये तो फिर आखिर में बहुत ज्यादा गाली बड़ी गुफ्ता हुआ कांग्रेसियों का सबका। तब उन्होंने वो ईरान का रात दिया, उसकी बैठ के फोटो कंडोलेंस दिया उसको, और कुछ नहीं किया। अब सारी अपनी धर्मनिरपेक्ष भी कम्युनिस्ट, सारे मुसलमानों के प्रेमी, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये देश की जहाज तक की पॉलिसी का रिवर्स कर दिया, बहुत खराबी हो गई है इसको। अभी पार्लियामेंट में बहुत लड़ाई करती है। अच्छा, तो अपने इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है, अमेरिका की पॉलिसी क्यों इजराइल का साथ दिए? इंडिया तीसरा कंट्री है, कनाडा, वो तो कनाडा तो दे रहा साथ, वो तो इसलिए दे रहा है कि वो चाहते हैं कि ट्रम्प से ये सपोर्ट कर दे तो कोई थोड़ा लड़ाई झगड़े की थोड़ी सी कॉन्सिलिएट नहीं रहती। और कनाडा में कोई बैलेंस नहीं है इस तरह। इंडिया के साथ में समस्या क्या है कि हम पाकिस्तान से जब लड़ाई हुई, उसमें कितनी भी चाहे बात करो, हम बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा सकते। अगर वो लड़ाई ज्यादा चलती तो हम लोग हमारे बस की बात है। जो थोड़े से दिन में आने तो हमारे पास तेल, नए हथियारों की सप्लाई, नया पुर्जा वाले आए, आप भी कोई काम, रशिया वाले प्लेन कोई काम किए भी कोई ठहरते नहीं। फ्रांस के लाए वो सब 4-5 गिर गए, सारे गिर गए थे। मतलब इन्होंने ये पाया कि अगर दोबारा लड़ाई होती है, दूसरी चीज क्या है, तुर्की, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरबिया, ये चारों की गुत्थी है। ये पाकिस्तान का, पाकिस्तान के पास पैसे की कमी नहीं, टेक्नोलॉजी तरक्की वाला देने को तैयार है। हिंदुस्तान को रशिया के पास कोई सामान नहीं और देने वाला भी नहीं होगा, जो पाकिस्तान से खूब दोस्ती कर रहा है रशिया, और अमेरिका का देने का सवाल ही नहीं, वो तो देते ही नहीं किसी को कोई चीज। तो अब हिंदुस्तान के सामने अपना जो चॉइस की है,
वो इतनी सहानुभूति ईरान के साथ की बात नहीं है। वो ये है कि भाई अगर मुसलमान गैंग अप होके हमारे ऊपर हमला करते हैं तो पश्चिम के राष्ट्र में भी शांति रखो, ये बात करेंगे। पाकिस्तान के साथ हुआ तो सिर्फ एक देश ने हमारा पक्ष किया और दुनिया में कोई नहीं, एक भी देश ने पक्ष नहीं किया। इजराइल ने साफ कहा कि बिल्कुल पाकिस्तान गलत है, पर इंडिया को राइट है उनको मारने की। बाकी सब शांति रखना चाहिए, ये नहीं रिएक्शन। तो इंडिया की चॉइस तो इसलिए है कि भाई इजराइल आपको शार्पेस्ट हथियार, कि इजराइल तो अपनी सारी चीजें रखता है सर, और इंटेलिजेंट है वो लोग, रिसर्च करते हैं पूरा, खूब बढ़िया शार्प पढ़ाते हैं, पिन पॉइंट एक्यूरेसी। और उनकी जो इंटेलिजेंस है, हमारी इंटेलिजेंस तो कुछ है सो ही, उसकी तो बात ही क्या करें, इनको नहीं पता है। जैसी और चीजें वैसी ये है, कोई भी चीज हमारी तो ब्लंटेड है, क्योंकि हमारा न तो करेक्टर है न और कोई, सब बदमाश आराम पसंद आदमी है। वो इंटेलिजेंस गवर्नमेंट को मिलती है, हथियार मिलते हैं, सारी चीजें। अब जो एग्रीमेंट इन्होंने किया कि भाई पूरा डिफेंस है, अपग्रेड करेंगे। अच्छा, इजराइल को जरा सा भी रिजर्वेशन नहीं है हिंदुस्तान को सब कुछ देने में, ये एक खास बात। तो इजराइल के फाइनेंस की व्यवस्था करते हुए कि इजराइल को चिंता क्या काम इसका। अरे इतनी देर से बोल रहे तो समझो कोई यार, 57 की बात है, 56-57 ये लड़ाई हुई। उसके बाद में 73 में जब हमला किया अरबों ने किया था हमला, इजराइल ने पहले नहीं किया। तो 2-4 दिन लड़ाई चली, उस वक्त अमेरिका का रिकॉर्ड है, वहां से अरबों खरबों डॉलर इजराइल में ट्रांसफर हो गए ओवरनाइट। इतने रिच लोग हैं वो, ठीक है ना। और वो लोग इतना नहीं है, वो अपने देश के लिए सब कुछ देने को तैयार है, इजराइल के लिए। तो वो बहुत बड़ा पैसा, यहूदी कम्युनिटी बहुत रिच है, वो इजराइल को खूब पैसा देती, वो नहीं दे तो इजराइल के पास तो नहीं। अरे अगर रेगिस्तान तो छोटी सी जमीन, छोटा सा देश, आप सोचो कि क्या, अब झूठ जरा क्या लड़ाई कर लेगा कोई, इनके पास क्या सामान है, 150,000 जाए पीने का पानी भी नहीं है इनके पास, तो रेगिस्तान है, समुद्र के पानी से आप फौजी है या कोई ये है, सबसे एरिया है जोधपुर के पास, वहां छोटा सा एरिया आप ले लो है, तो उसमें उसमें आप रह रहे हो, आप क्या क्या कर रहे हो भैया, दुनिया को हिला देंगे क्या। आप देखो ये चीज, ये एस्पेक्ट इसमें इम्पोर्टेंट है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ईरानी रिवॉल्यूशन जो आई वो बिल्कुल समयानुकूल थी, डिमांड थी चीज की, और एकदम सही थी, क्योंकि ये लूट रहे थे ईरान को खा रहे थे, तेल कंपनी में भी ये काम कर रहे थे। तो वो बहुत पॉपुलर उसमें आया था। पर जैसा कि आप देखते हो, पॉपुलरिटी से कोई भी आ जाओ, आखिरी में वो जो ही पावर आता है वो करप्ट हो जाता है। पॉपुलरिटी में आ जाओ, सुकर्णो आया, उसने क्या किया, जो भी आया, उसके बाद में सुहार्तो आया, उन्होंने क्या किया इंडोनेशिया में। बर्मा में देखो आप, लेविन आ गया था, आज तक मैं पूरा कर दिया, बदमाशी चल रही। तो ये वो रिवोल्यूशन आई तो सही, पर वो धर्मवाद में उसमें करके, और फिर इजराइल के प्रति वो दुश्मनी रख के, और सारा उसने अपना ड्राफ्ट किया, तो उसमें वो फिर लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, अपनी थिंकिंग के हिसाब से ऐसा ही करना पड़ेगा, उनको पर्दा रखो वो करो। तो वो धीरे 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 लोगों के इंडाइजेशन हो। तो अगर अपने शांति से देखें तो इजराइल के सामने तो अपने एग्जिस्टेंस का सवाल है। फिर वो कह रहे हैं हमें हमें हम लूज क्या करेंगे, हम तो वही खत्म हो जाएंगे।
तो हम तो एक ही काम है, इनको डिस्ट्रॉयड हम तो टेरर से ही कर सकते हैं। ये एक करोगे तो 10 को मारेंगे, और तो कोई रास्ता हमारे पास है नहीं। क्यों नहीं, तो ये हमको तो ब्रीड करते रहेंगे, वे हमला करते रहो, मरते मरते रहो आप। इजराइल के पास तो इतने ही आदमी खत्म हो जाएंगे। तो सारे की जड़ में सारा ये कारस्तान ही इजराइल। हिंदुस्तान खुद मजबूर है, मुसलमानों से परेशान है, तो इसलिए हिंदुस्तान को इजराइल के खिलाफ बोलता है, बोलेगा नहीं, वो इधर उधर की बातें करेगा, दिल से इजराइल के पक्ष में है। इन्होंने जो एग्रीमेंट किया है 50,000 इंडियंस को, तो इंडियंस को मुसलमान तो लेते नहीं, एक भी मुसलमान नहीं लेते, और उनको वो सेमी डिफेंस में ऐसी चीजों में जहां भी छोटी मोटी देखेंगे लगाए, क्योंकि उनके पास मैन पावर की बहुत कमी है। वहां सारी जो ये है औरतें करती है मैनेजमेंट, जो आदमी को तो सारा डिफेंस में उसमें लगा, आदमी बहुत कम है। इसलिए इजराइल को बराबर देखो, इन्होंने डिफेंस का इंतजाम किया, इतनी मिसाइलें वो फेंकी, अभी तो ये खबर नहीं है कि इजराइल में 2-4 आदमी भी मरे हुए, कभी खबर तो आई नहीं है कि शायद। पानी वाला सिस्टम पूरा डैमेज कर दिया। वो इनके ऊपर इंटरनल सप्लाई ऑफ जो फ्यूल था, हाँ, इजराइल ने उसको डैमेज किया, हम्म, तो तुरंत ईरान ने रिटेलिएट करके 2 घंटे के अंदर उनका पानी वाला सिस्टम कर दिया। मगर उसका बैकअप है उनके पास, है, क्योंकि ये लोग, इनको पता है कि की फैक्टर ढूंढते हैं कि कहाँ डैमेज करने से सबसे मैक्सिमम होगा, डैमेज होगा, तो फिर उसी तरीके से उसके बैकअप भी अदर कंट्रीज को पता है। तो ये है तो मतलब बड़े सारे स्तर पे लड़ाई है। अगर इनका अमेरिका को मालूम चल गया कि इनकी इंटरनल फ्यूल सप्लाई में बंद कर दूंगा, तो मैं लैंड लेवल पे आके लड़ाई कर सकता हूँ, तो उसको डैमेज कर दिया कि जा सके। तो अमेरिका को मेरे ख्याल में लैंड सेना यूज करना पड़ सकता है, मगर ऐसे वो डाउन जाएंगे नहीं। मगर ज्यादा दिन तक अमेरिका होल्ड भी नहीं कर पाए। अमेरिका की कैपेसिटी है नहीं, उनकी कैपेसिटी ज्यादा कुछ नहीं, तो पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक इतनी चीप है, तो इसीलिए वो ग्राउंड फोर्सेस के थोड़े से भी 10-20 आदमी मर जाएंगे तो उनकी औरतें वो आके तुमको व्हाइट हाउस से बाहर निकाल देंगे। ऐसे देश में क्या लड़ाई करवा, मशीनों से करो लड़ाई। तो अभी तो समय की बात। मगर इसमें ये खतरा नहीं बन रहा क्या कि जिस तरीके से ईरान के साथ भी हो रहा है, जिस तरीके से ईरान परेशान है, तो ये आतंकवादी हमले या इस तरीके की चीजें ये बढ़ने की आशंका नहीं है? क्यों नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, मैं यही कह रहा हूँ कि ये तो बढ़ने बढ़ने की। मैं यही बात की, आप ये देखो, अब अपने अपनी बात पे आते हैं। विज्ञान आने से कमर्शियलिज्म को इतना बड़ा मिल गया है कि वो आपके भाईचारे को, नैतिकता को, कि ये सारी चीजें ऊपर की पॉलिसी है। भाईचारा, नैतिकता गहराई में जब आपका खुद का सेल्फ इंटरेस्ट है, तो ये ऊपर से भी इनकी सब गिल्ट, आदर्शवाद है, ये हम सिद्धांत के लिए वो सब सबका खा गया, वो सब गिल्ट उतर गया, रंग खा गया इसको कमर्शियलिज्म का। आज हम जिस मोहल्ले पर खड़े हैं, अब हमारे को न तो भाईचारा है, न कोई शर्म लाज है, न कोई एस्थेटिक चीज है, न जो कर लिया सो कर लिया, झूठ बोलने का, करने का, मैनिपुलेट करना, बात करके धोखा करने का, एकदम कॉमन बात है। मतलब ये जरूरी है वो कह दो, पर फिर जब जरूरी है वो करो, अपने फायदे का कह दो, फायदे नहीं करो। ऐसी परिस्थिति में हमारी रक्षा क्या करेगा? तुम कह रहा बात, तो काम तो दिन पे दिन बिगड़ रही। अच्छा, माइट इज राइट, आप कहो चाहे मत कहो, हर एक को ये बात को समझ में आ रही है, फिर बात जिसके पास ताकत है वो सही है। रशिया ने इसको पहले इम्प्रूव कर दिया 4 बरस से। मैं उसका क्या, आप किसी से कह रहे हो भैया देख तेरे पास ये खतरनाक है, तुम मेरे को दे दे, मैं तेरी रक्षा करूंगा, 2 आदमी और मिलके
और फिर आप हमला कर देते हो। कितना बड़ा विश्वासघात यूक्रेन के साथ किया। जस्ट इंडिया हमें तो चाहिए, हमें तो हमारी सुरक्षा की बात, तो तुम्हारी तो सुरक्षा, हम इंसान कहते हमारी तो सुरक्षा की बात है, हम तो पाकिस्तान को लेंगे, हमारी तो सुरक्षा का सवाल, हम तो बांग्लादेश को लेंगे, शिलोंग तो हमारी तो नेवी का दिक्कत रहती है इसमें। ना ना ना, हमारी तो ये सारा साउथ का कब्जा करेंगे, तो करने को तो कोई भी कहीं सकता। अगर आपको हमारी सुरक्षा के लिए हमें तो उस पर कब्जा करेंगे, जैसे वो ग्रीनलैंड पे करना चाह रहा, तो इसका बताओ आपको अंत है क्या? ये तो कहने की बात है, बाकी तो मैं बदल का ही, मेरे को तो चाहिए बदल लूं। सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले तो यही तो सिस्टम था, तो वो सिस्टम वापिस बाकी वैसे का वैसा, उससे भी ज्यादा खराब तरीके से वापिस आ गए। तो अब इसमें सेफ्टी कहाँ है? अपने विचार करें तो मनुष्य जाति के पास नैतिकता, आदर्श, पुराना झगड़ा, भाईचारा, वो कानून, राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून, वो सब तो कुछ है नहीं। अब देख लो कहीं है कहीं? नहीं है। तो इसमें संभावना तो ये है कि कुछ भी हो सकता है। देश के अंदर भी आप देखो, एकदम महामक्का है, कुछ भी कर लो पाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब गवर्नमेंट ने ये देख लिया, पब्लिक महा बकवास, गुंडी गंदगी, महानीच है, एक ही तरीके से इसको इम्प्रेस कर सकते हैं, कैश पैसे दो। है, वो कह रहे खर्चे नहीं कर सकते, पैसे मत दो, अरे वो खींच नहीं दे रहे हम तो, आपके टैक्स का बजट का पैसा गया वो देश के विकास में नहीं, ट्रांसफर करने में दे रहे हैं। सब महिलाओं को दे दो, फलाने ग्रुप को दे दो, उसको दे दो, ये बांट दो। अच्छा भाई, विद्यार्थियों को बांट, औरतों को बांट दो, किसानों को बांट दो, है, अपाहिजों को बांट दो, मजदूरों को बांट दो, सारे आ गए। मतलब वोट खरीदने के लिए सब आप करें। तो आप हर फील्ड में आप देख लो, किसी भी बात से कोई भी अच्छी बुरी से मतलब है ही नहीं। तो ये बांटना ठीक है क्या अपने देश के लिए? आदमियों के लिए वो सारे काम नहीं करेंगे, सब खराब हो जाएगा, है? वो दुखी हो जाएंगे, फिर कहते हैं क्राइम होता है, डिप्रेशन, तो होगा क्या? आदमी के पास कोई काम है नहीं, तो वो या तो टेलीविजन देखेगा, शराब पिएगा बैठ के, इससे बुरा कोई काम नहीं है। पर इस बातों से तुमको इंटरेस्ट क्या है? उनको जब तक ये वहम है कि वोट आ जाएंगे, जब तक ये काम चलेगा। जब लगेगा कि इससे वोट नहीं आते, लोग नाराज होते हैं, तो नहीं करेंगे कुछ ही दिखा। अच्छा, एक दूसरे की आलोचना करेंगे, खुद भी वही काम करेंगे। तो इस ऐसी सूरत में दो ही बातें हैं कि विज्ञान और कॉमर्शियलिज्म को मीट करने के लिए आध्यात्मिकता के अलावा कोई नैतिकता, कोई एस्थेटिक चीजें आपके हेल्प करनी चाहिए। वो तो सब जमीन दो हो गई ना, जमीन दो देख लो। 10 वर्ष पहले की भी नैतिकता की नसीब वो नहीं है, मतलब वो बाउंड्री कर अपने ठाकुर जी के इसमें कवरेज तो ये था कि लोग कहीं नहीं मंदिर की जमीन नहीं होते। अब तो कोई अब तो डिफेंड हो ही नहीं सकता, तो देखा भैया अपना आदमी है तो नहीं करेगा, वैसे तो लेगा, उसमें क्या है? भाई ये उसके पास पावर है, जमीन बेच के ले सकते तो लेगा ही, कौन नहीं लेगा, लेगा वो। बस चलो साथ ही तो शिव दो। उस वक्त ये बात थी कि नहीं, मंदिर की नहीं बेचनी चाहिए, अब तो है ही नहीं। आज तो कोई भी जमीन कुछ भी नहीं, हमें चाहिए हम तो लेंगे। आप में ताकत है तो आप रोक लो, नहीं है तो आप, तो ऐसी चीज में आप सोचो कोई कितने दिन सस्टेन हो। ये तो रावण के टाइम में थी, रावण बोला मेरे को जो चाहिए वो तो मुझे वो, मेरे में ताकत है, मैं तो लड़के ले गया था, मैं कुछ भी थोड़ी नहीं क्या थी, जस्टिफिकेशन क्या था, मेरे में ताकत है मैं ले लूँ, बोले मेरा भाई है, उसके पास भाई
मेरे को पसंद आ गया मैं तो लूंगा। कुबेर से छीन लिया, पुष्पक विमान छीन के ही तो लाया अपने भाई से। फतेहपुर को गौशाला गौशाला की जमीन को हैं? गौशाला की जमीन को पहले तो मैं दांत की जीवा की सेटाई की गौशाला बाद में आपको जब आप बात का चाल तो बाद में जब ऋषि करवाएंगे तब तो कब लोग करने लगा आपको पूरे बच्चे को तो एक हो रहे लेकिन वो अब ऋषि होगी वैकेंसी तो हमारा मीठा तो चला ही गया 11 जमीन है फतेहपुर से मनावा गाँव में ढाई जा रहे हैं, पहले चल रहे हैं। तो ये तो पुरानी बातें हैं, अब तो और बढ़िया बात है। सोल्यूशन तो एक ही है कि भाई आध्यात्मिकता की शरण में जाओ, और आपके आत्मा में कोई आए तो आवाज उठाओ, उसके लिए काम। बैठे बैठे मरने से फायदा। अच्छा, पोल्यूशन जो है वो रोक नहीं सकता, क्योंकि कोई कानून बनाने से फायदा ही नहीं है ना। भाई आप क्या कह रहे हो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो जानवरों को सबको मार के खा रहे हैं। बोले मोर पक्षी, मोर कोई भी पक्षी आप राष्ट्रीय पक्षी बना दो, उसके लिए कुछ भी कर दो, खाएंगे। जेरे को नहीं छोड़ेंगे, सांप को नहीं छोड़ेंगे, चूहे को नहीं छोड़ेंगे, गिलगिटारी को नहीं छोड़ेंगे, कौवे को किसी चीज को नहीं छोड़ेंगे। मनुष्य ऐसा हो गया, सब कुछ को, पेड़ पौधों को, पशुओं को, पक्षियों को, और आपके अंदर कोई कैपेसिटी है नहीं। आपने फॉरेस्टर बना दिए, फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट, वो लोग ही खुद शेरों को मरवाना, वो करना। टाइगर का देख लो, सारे दिन पशु, रक्षित पशु उनको मारना करना, ये काम होता है। तो हमारे देश में बचा क्या है? पहाड़ों में फॉरेस्ट की रक्षा का वो आग जलवाते हैं, जलवा के लकड़ी वालों को लगा देते हैं, बंजर होती जा रही है। फिर और क्या होगा, वो रूप जो रक्षित जीव नहीं होगा तो स्नो का वो होएगा। तो वो कह रहे ये गिर गया, वो फलाना हो गया, ये आ गया, तो और क्या होगा बताओ। तो इस वक्त तो राष्ट्र के करेक्टर का, सारों का बिल्कुल साफ साफ दिखने लग गया। मेरे ख्याल में अभी भी कोई डाउट है क्या कि ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा? किसी को लगता है क्या? भगवान करेगा तो वो लोगों को प्रतिरोध में खड़ा करेगा। अब राजस्थान में जो खेजड़ी का मूवमेंट आया, इनके खिलाफ, इसके लिए आया, वो सारे भावनात्मक तो ठीक है, पर मिसप्लेस इस सेंस में है कि फॉलो अप होता नहीं। गवर्नमेंट कहती है हाँ बिल्कुल ठीक है, हमने कानून पास कर दिया। तो कानून पास करने से क्या होगा? कानून की कोई वैल्यू है क्या बताओ? कोई वैल्यू नहीं है कानून की। प्रश्न तो वही आ गया कि भाई, और आध्यात्मिकता के अलावा और कोई चीज सेव करनी चाहिए, और उसमें फिर वो सेव करने का नहीं करने का इश्यू रहता है नहीं। हमारे पास न तो करेक्टर है, न ऑनेस्टी है, न सिंसिरिटी है, न कोई कैपेसिटी है, न कोई चीज की कुछ भी है। खाली बातें बड़ी बड़ी हैं, उसमें हम बहुत होशियार है, बाकी कुछ नहीं। मेरे ख्याल में इतनी मिलावट पूरी दुनिया में और कहीं तो नहीं होगी। तो पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तान को तो फिर क्या फर्क पड़ता है? तो मीट वीट खाते हैं, खास बात। मुश्किल है यहाँ से कहीं नहीं।
अब इस कॉन्फ्लिक्ट में क्या लगता है आगे? ईरान तो खैर हो ही जाएगा किसी न किसी तरीके से एक बार तो। नहीं, ईरान डाउन जाएगा या नहीं जाएगा? जितना इस पे बरसा रहे हैं डाउन तो जाना ही चाहिए, हाँ? पर वो एक्चुअल में भी न्यूक्लियर वाला इसका डंक अगर ये निकाल देते हैं और उसकी आगे। नहीं, फिर तो कोई इश्यू नहीं है। इजराइल का इनिशिएटिव नहीं हो तो लड़ाई होगी नहीं, और किसी में तो कुछ है नहीं। फिर इजराइल अभी इराक में ये गवर्नमेंट जाए ना कंप्लीटली, तो दूसरी गवर्नमेंट आए जो अलाउ करेगी सारों को डिस्ट्रॉय कर दे, ये काम होगा भी कि नहीं? डिस्ट्रॉय करने की बात तो मुश्किल लगती है, क्योंकि इनको अब खुद की एग्जिस्टेंस का भी खतरा लगता है कि जो यूक्रेन के साथ हुआ, जो वर्ल्ड में पावर के साथ, जो पावरलेस कंट्रीज है उनके साथ जैसा हो रहा है वैसा हमारे साथ भी हो सकता नहीं, ये किसके किसकी बात कर रहे हो आप? है। मैं कह रहा हूँ इसराइल का पॉइंट तो आप कह रहे हैं ठीक है कि अगर इसराइल को ईरान खिलाफ गवर्नमेंट, हम्म, इसलिए वो तो कोई इंटरेस्टेड है नहीं। हम्म, उनको क्या मिलता है? पब्लिक को क्या मतलब? पूरी तरह शांति से रहे, अपना काम करे, अपना ऑयल भी बेच रहे, अपना रहे, उनको क्या? उनको इसराइल को मारने से, न्यूक्लियर पावर से उनको क्या करना है? नहीं उनको तो नहीं मतलब है। हाँ, तो फिर सवाल तो यही है कि ये लोग पावर में रहेंगे या वो नई गवर्नमेंट आ जाए? प्रश्न तो यही है। इमीडिएटली तो इनका पावर खत्म होते नजर नहीं आ रहा, और ये लंबी चीज चलने वाली लगती है। मतलब लंबी तो इनकी कैपेसिटी लंबी का मतलब है कि दबे छुपे रूप में ये चलती रहेगी। पावर भी कम हो जाएगा, एक बार रुक भी जाएंगे, समझौता भी हो जाएगा, मगर ये एकदम से तो खत्म होने वाली बात नजर। नहीं, इसराइल तो कोई चीज में तो मानेगा ही, हाँ नहीं, वो तो मानेगा ही। वो तो ये भी हो सकता है कि ये दिखाने को अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको डिस्ट्रॉय भी कर दे या संभलवा भी दे, सारी चीज भी कर नहीं, दिखाने की बात नहीं, वो तो एक्चुअली करने पड़ते हैं कि आप कुछ तो इनको नहीं कर सकते, मेरा कहने का मतलब कि कर ही नहीं सकते। दिखाने का मतलब उनको दिखा करके उनको संभलवा दे या सारी चीजें कर दे या सारा स्टॉप भी, मगर ये चीज खत्म होगी नहीं जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होता, तब तक खत्म भी नहीं होगी। और मेरे नहीं, सवाल वो नहीं है ना। सवाल तो ये है कि आपका माइंड सेट नहीं है, आपके पास तलवार है, आप लोग मिलोगे, पर वो नहीं चाहते कि एटम बम हुआ। बस फर्क इतना ही है। हाँ, माइंड सेट चेंज करने की तो इजराइल की कोई तो इच्छा भी नहीं है, हम्म, पर ना कोई हो भी नहीं हाँ सकता। वो इसराइल, ये बात तो ठीक है कि इसराइल इससे कम में मानेगा नहीं, और ये लोग इस दबाव में तो आ जाएंगे कि अपना न्यूक्लियर सिस्टम बंद है, ये चीज यूरेनियम का एनरिचमेंट खत्म करना पड़ेगा, बस उस पर तो ही आ जाएगा उस पर आ जाएंगे तो लड़ाई खत्म हो ना, जाएगी। क्योंकि इनके भी एग्जिस्टेंस का खतरा आ जाएगा इनके ऊपर कि हम भी सटेंगे। पर अमेरिका की कैपेसिटी है क्या वो इतने दिन होल्ड कर ले? ये तो तुमने कही, अब कांग्रेस में तो गिर गया, क्यों? अमेरिकन तो डिवाइडेड है। हम्म, पर अमेरिका के राष्ट्रपति को ये पता है अगर अपने जीत जाते हैं तो वाह वाह है, ठीक है, कितने भी लोग खिलाफ हो जीते पर सारे पक्ष में उसको जीतने की उम्मीद होगी, कर तो कोशिश तो पूरी रहे। अच्छा, इनके ईरान में जो है, आप तो पढ़ रहे थे कि इनमें आपस में भी कोई डिफरेंसेस उजागर हुए हैं क्या? अभी सबसे बड़ा इनका प्लस पॉइंट यह है कि जो खमेनी के लिए रमजान में हुआ, हाँ हाँ तो इसने पूरे देश को एकता एक मिला दिया है। हाँ हाँ। पहले जो विरोध था वो विरोध अब नजर आ रही है, हम्म पूरे देश में एक एकता है। हम्म और दूसरा इकोनॉमिकल पॉइंट ये हो रहा है कि अमेरिका और इजराइल इसको डिफेंस करने के लिए जितना हथियार यूज कर रहे हैं वो बहुत महंगे हैं, हाँ। बहुत महंगे हथियार यूज कर रहे हैं। कॉस्टिंग सेंस में और ईरान जो यूज कर रहा है बहुत सस्ता कर रहा है, सिर्फ एक ड्रोन का आता है 18 लाख का आ रहा है, हम्म और उसको इंटरसेप्ट करने के इन दिनों को जो मिसाइल 6 से 7 करोड़ होता है। हम्म तो इन लोगों के पास अगर एक मंथ में 3000 की ड्रोन बना, अभी ड्रोन का जखीरा इनके पास अच्छा खासा है। और अभी कतर में अमेरिका का एक बेस था आईपीएस करके, जो 5000 रेंज तक था, जो उसको वो किलोमीटर से। हाँ वो इंटरसेप्ट करके कर सकता था, तो उसको इन लोगों ने ड्रोन से ही समाप्त कर दिया। हम्म। तो अब जितना हमला कर रहा है ड्रोन से कर रहे हैं।
तो इसलिए इन लोग का इकोनॉमिकल भी बहुत बढ़ रहा है। रिपोर्ट तो यही है कि फॉल्स युद्ध भी शुरू किया है कि 3D प्रिंट बनाकर एयरक्राफ्ट दर्शाया है, तो उस पर भी लोग हमला कर रहे हैं, तो उससे भी इनके पास सब जो हथियारों का जो बेस है वो बहुत कम होता गया है। तो अमेरिका में एक इकोनॉमिकल दबाव भी बढ़ा है, इजराइल इजराइल के पास भी बढ़ा हुआ है। तो दूसरा इनके पास एक क्लस्टर बॉम्ब की टेक्नोलॉजी जो आई है उसमें ये है कि पहले जो एक मिसाइल जाती थी वो वन टारगेट हिट होती थी। अब वो चाइना से या रशिया से इनको मिली है क्योंकि ईरान के पास तो थी नहीं वो। तो उसको इंटरसेप्ट करने के लिए जैसे पहले एक मिसाइल को हिट करने के लिए जो विवेक बता रहा है कि 5-7 करोड़ की वो हिट करते थे, मगर अब 1 से 30-40 निकलते हैं छोटे बॉम्ब, उसको इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल होता है और वो आने वाले टाइम 2 घंटे से लेकर के 2 दिनों के बीच में कभी भी फट सकते हैं। जो पैसे की जो सवाल है ना, ये एस्पेक्ट हमें समझ लेना चाहिए कि पैसा अमेरिका खर्च नहीं कर रहा, पैसा सारा अरब देंगे। जो ईरान में इराक में वार हुई, पहली बार का सारा पैसा कुवैत ने दिया, सऊदी ने दिया, दूसरी बार का पैसा इन्होंने दिया। इसका भी ये फोन कर रहा था बार बार, मैं अमेरिका से किसका हमला करूँ, इसका पैसा ये देगा सऊदी अरबिया वाला। लेकिन ये सऊदी का और यूएई का कुछ जो जो पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं उन लोगों ने ट्रंप पर आवाज भी लगाया है कि आपको अधिकार है कि हमारे देश को आप युद्ध का माहौल में छोड़ कैसे? कौन 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 कर रहा है? यूएई के सबके जो बिजनेसमैन है, हाँ हाँ, जो प्रमुख प्रमुख है, उन लोगों ने भी ये कहा है कि आपने हमारे एरिया को पूरे युद्ध का क्षेत्र बना दिया, ये आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। यूएई के पास तो कितना पैसा है? पैसा तो सऊदी अरबिया के पास, कुवैत के पास, कतर के पास, सऊदी अरेबिया करता है फाइनेंस में, और सऊदी अरेबिया ने अमेरिका को ये कहा कि आप करो। हाँ, पैसा अमेरिका खर्च करने वाले नहीं हैं लोग, पैसा तो ये उनसे लेंगे, और अमेरिका का कुछ फर्क पड़ता भी नहीं, कर भी दे तो भाई ईरान से 100 गुनी बड़ी इकोनॉमी है अमेरिका की, बताओ क्या करेगा ईरान, करे क्या? ईरान से तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है। नहीं, और अभी जो वापस सऊदी अरब अटैक कर रहा है ना, तो वो भी अमेरिकन चीजों को लेके ही तो कर रहा है, ये जो रिटेलिएट कर रहा है दोबारा से। तो वो जो बात अंकल जी कह रहे हैं, जो फंड्स वाली बात, तो कभी भी अमेरिका ने कभी भी किसी भी तरीके की लड़ाई करी है तो पैसे खुद के लगाए नहीं, उसने तो अरब हमेशा यहाँ मिडिल एक्सटॉर्शन ईस्ट किया। सारे पैसे, अच्छा, अमेरिका के जितने अड्डे हैं ना, उनमें जो खर्चा होता है उससे ज्यादा अमेरिका देता है इनसे, वो तो सब देते ही है वो। तो इक्वेशन क्या है कि ये लोग कब्जा कर लिया है जमीन पे, आप राजा हो गए, अब आपने गुंडों को हायर कर दिया, तो ये पाकिस्तान के गुंडों को हायर कर दिया, सेना को, अमेरिका को कर दिया कि भाई अब कोई भी नहीं आएगा, कोई उठेगा तो विरोध में हम दबा दें कि हमारे पास तो मिलिट्री है। उस तरह से दबा रखा है, मतलब सारा मिडिल ईस्ट में सारों के पास यही चीज है। इसलिए ये कोई अमेरिका की मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, ये अपना राज सुरक्षित रहे इसके लिए कतार भी इसलिए करता है। और काम क्या है? सऊदी अरबिया ये करता है, कुवैत। ये सब जो बातें हैं, मतलब ये तो है कंडक्ट, लेकिन अमेरिकन पब्लिक जो है उसको इसका अभी है नहीं, वहां पर भी बहुत ज्यादा इसको लेकर विरोध भी चल रहा है। हाँ, पर अभी बस हो गया ना। कौन नहीं, वो पास हो गया, लेकिन जो पब्लिक का है अभी, अगर ज्यादा से कुछ सैनिक अगर 10-20 मर जाए तो बहुत भयानक विरोध हो जाएगा। अमेरिका का तो एक ही काम है कि अगर ये जीत जाएगा तो सब राजी है, हार जाएगा तो अब ये ट्रम्प को तो दिख रहा है, इसको तो अब ये तो रहना नहीं, 4 साल तो ये हटेगा नहीं इनसे, उसके बाद इसका रहना है। ये- इसका रहने का तो एक ही रास्ता है इसके सामने, एक एक और बड़ा कंसिडरेशन है कि मैं ये लड़ाई जीत लूं, फिर और जीत के अमेरिका को मिला लूं, तो कहते मैं एक असली हूं जो अमेरिका का कर सकता हूं, तो मेरे को ही रहने दो। और ऐसे लोग हैं अमेरिका में जो कहेंगे डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी क्या रखा है, इस युग में तो आदमी चाहिए जो कुछ कर सके, अमेरिका को ग्रेट बना दिया, ये कहते हैं मैं सारी दुनिया को दबा के रखूंगा। इस तरह के और कोई रास्ता तो इसमें नजर आता है, इसलिए अभी चुनाव में तो खड़ा नहीं हो सकता है।
इसने भी बोला है कि इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो क्यूबा होगा। हाँ, तो अमेरिका की साइकोलॉजी को जानता है अमेरिकन कि भाई ये उनको ये इच्छा है कि अमेरिकन बड़े फ्रस्ट्रेटेड थे कि कैसे हम इनके पास वियतनाम में हारे, अफगानिस्तान में हारे, वो हम क्यों हारे, हम तो कब्जा करें। दोनों चीजें हैं, आप मरना भी नहीं चाहते, आपके एम्बिशन भी बहुत ज्यादा। और अमेरिका के पास जो मिलिट्री पावर है, टेक्निकल पावर तो बहुत ज्यादा है। आदमियों की पब्लिक की भावना वो है, पर फिर भी ये लोग बड़े नेशनलिस्टिक है। अमेरिकन जो है बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट, बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट। ये जर्मन सब एक हो गए थे, कोई इतने खराब काम करे तो सारे जरूरत थोड़ी हुआ जर्मनी। और अगर तेल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इन लोग का फिर ईरान के लिए जो अमेरिका का सहायता है वो तेल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जा सकता। तेल तो अमेरिका के पास बहुत, सबसे ज्यादा अमेरिका के पास ही है। और अब वो वेनेजुएला बहुत तेल है। सऊदी का तेल सबसे सस्ता है, इसकी कॉस्ट सबसे कम निकालने में। मिडिल ईस्ट का जो तेल है वो ही ज्यादा इफेक्टिव है। कनाडा के पास बहुत, तो क्या काम का, बहुत एक्सपेंसिव है निकालने में। तेल तो ईरान के पास बहुत है। ईरान, कुवैत, सऊदी अरबिया, ये जो एरिया है इसमें तेल क्या है कि ज्यादा गहरा भी नहीं है, बहुत प्लेंटी मात्रा में, बहुत सस्ता है, या उनकी प्रोसेसिंग जो कॉस्ट है ना, बहुत कम है, बहुत कनाडा की बहुत महंगी है। बहुत ज्यादा है। ये चीजें नहीं डिसाइड करेंगी, इकोनॉमिक एस्पेक्ट नहीं डिसाइड करेगा ज्यादा। अब तो पर अब क्या है, अमेरिका के सामने इतना एक एस्केप रूट हो सकता है कि ये कह दें कि भाई गवर्नमेंट नहीं आ गई, वो करे हम मान लेंगे करेंगे, वो तो मान लें, वो भी अपनी बात रखनी है भी रखते हैं बंदों की। इस तरह का स्कोप, इस तरह का बीच का रास्ता निकल सकता है, क्योंकि दुखी सारे हैं। न तो ईरान के पास कोई दम है लड़ने का, न अमेरिका के पास कोई। इजराइल है वो खाली इसीलिए रुकेगा कि भाई अकेला क्या करेगा। तो इजराइल तो मानता नहीं, कदम ही कहा माना, देखना सबने कह दिया मानो। देखना है पड़ेगा, ज्यादा दिन चलना, इतना मदद है नहीं। ईरान वाले भी कितने दिन टिक जाए।